दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रागनी सिंह राजपूत। आज की क्लास में हम यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स टेस्ट 2 हल करेंगे। इस टेस्ट का पार्ट नंबर 1 यानी पहला पार्ट कल अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक कवर किया था। आज के पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 150 तक आज के पार्ट में कवर होगा। साथ ही आपको बता दें, स्टडी टूर विद आरएसआर चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस 2021 के लिए फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है। कुल 10 टेस्ट आपको फ्री में उपलब्ध होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, केवल स्टडी टूर विद आरएसआर की यूट्यूब चैनल ज्वाइन करनी है, साथ में आपको ज्वाइन करनी है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं, दूसरे टेस्ट का हम आज वीडियो आप देख रहे हैं। पहला वाला जो टेस्ट था वो कंडक्ट कराया गया था 21 फरवरी 2021 को, और दूसरा टेस्ट कंडक्ट कराया गया था 7 मार्च 2021 को। ठीक है, तो आपको दोनों पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। आपको केवल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आज के पार्ट 2 को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। ठीक है, ये कब हुआ था? 1911 में। अब बात करते हैं 1996 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसे किसने रचा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? यह कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। क्लियर, यानी इसमें आपका ए सही हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक और दे रखे हैं आपको कारखाना अधिनियम, दूसरे किसके कार्यकाल में ये कारखाना अधिनियम आए थे, उन गवर्नर जनरल या वायसराय के नाम दिए हुए हैं। तो ये बोला गया है कि 1881 यानी 1881 का जो कारखाना अधिनियम था वह लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था, 1911 का लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय, 1922 का लॉर्ड रीडिंग के समय और 1944 का लॉर्ड वेविल के समय। तो बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जो पहला वाला है यही सुमेलित नहीं है। 1881 का जो कारखाना अधिनियम था वह लॉर्ड रिपन के दौरान पास हुआ था। ठीक है, यह उन कारखानों पर लागू होता था जहां श्रमिकों की संख्या 100 से अधिक थी। ठीक है, इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम करना प्रतिबंधित थे। तो याद रखेंगे 1881 का कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय पे। 1911 वाला आया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, 1922 वाला आया था लॉर्ड रीडिंग के समय और 1944 का आया था लॉर्ड वेविल के समय। याद रखेंगे, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें हमें क्रम से व्यवस्थित करना है। पहला कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा पूना पैक्ट। तो बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। ये कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था सितंबर 1939 में। ठीक है, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, नाम बताइए। इसको किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। ठीक है, और पहले जो सत्याग्रही थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह कब हुआ था? तो आप जानते हैं यह कब हुआ था? सितंबर 1932 में। ठीक है, अब बात करते हैं पूना पैक्ट की। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये 1931 में हुआ था। जो पूना पैक्ट है वो हुआ था सितंबर 1932 में। याद रखेंगे। ठीक है, अब क्रम से लगा लीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्रम से लगाने के लिए पहले आएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 2, 3, 1। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सी मांग जिन्ना फार्मूले में नहीं दी गई थी? तो पहले इस क्वेश्चन के कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं 1928 में भारत आया था 7 सदस्यीय दल वाला साइमन कमीशन, जिसका भारत में बहुत विरोध हुआ था और 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी थी। ठीक है, उसके पहले क्योंकि भारतीय जो थे उसका काफ़ी विरोध कर रहे थे, तो लॉर्ड वर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि वे इस तरह का कोई संविधान बनाएं जो सभी दल स्वीकार कर लें, यानी अगर मुस्लिम पक्ष हो तो वो भी स्वीकार करे और खुद कांग्रेस के सभी व्यक्ति इसको स्वीकार करें। तो इस चुनौती को स्वीकार किया था मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और
अगस्त 1928 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है, जिसे नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 14 सूत्री मांग रखी थी, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात की जाती है। इसमें कई सारी शर्तें थी, 14 शर्तें थी, इसलिए 14 सूत्री बोलते हैं। इसमें से कौन सी नहीं थी बात करेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित हों, ये मांग उनमें थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 हो, बिल्कुल यह मांग उनके द्वारा रखी गई थी। तीसरा था सिंध को मुंबई प्रांत से अलग कर दिया जाए। कारण क्या था? क्योंकि जो सिंध वाला क्षेत्र था वो मुस्लिम बाहुल्य था, तो ये चाहते थे कि जो सिंध वाला क्षेत्र है उसे मुंबई से अलग कर दिया जाए, तो यह भी मांग थी। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली को समाप्त कर अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित किया जाए। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो अपनी जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना चाहते थे। तो क्यों चाहेंगे कि सांप्रदायिक जो निर्वाचक प्रणाली जो 1909 में लागू की गई थी उसको खत्म किया जाए? तो ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। तो डी जो है वह जिन्ना फॉर्मूले में शामिल नहीं था। क्लियर? अगला प्रश्न है, सूर्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। कोरोना सूर्य के वातावरण पर सबसे बाहरी आवरण है। तो ये बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस पर जो चंद्रमा की छाया पड़ती है, जो बाहर जो रिंग दिखती है आपको चमकदार, वही कोरोना होती है, ठीक है। सबसे आउटर एरिया होता है, क्षेत्र होता है, रीजन होता है सूर्य का, ठीक है, कोरोना कहलाता है। क्लियर? अब ये अगला कथन क्या कह रहा है, सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यहीं गड़बड़ हो गया। जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व घूमती है, सूर्य तो क्या होता है, हमेशा पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में डूबता है। तो उत्तर होगा ये पूर्व से पश्चिम सूर्य घूमता है अपने अक्ष पर। तो दूसरा वाला इसमें गलत हो गया, ठीक है। असत्य कथन कौन सा है? दूसरा। तो इसमें असत्य कथन चुनना है, तो केवल 2 हो गया। क्लियर? अगला प्रश्न है, ज्वार-भाटा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर करें। पहला कथन कह रहा है ज्वार-भाटा की उत्पत्ति में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इसीलिए सप्तमी और अष्टमी को जब पुल सबसे ज़्यादा होता है तो बड़े ज्वार आते हैं, ठीक है। सर्वाधिक बड़े ज्वार कब आते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। क्लियर हो गया आपको? तो यानी कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल ज्वार तो रोज आते हैं, ठीक है, लेकिन सप्तमी अष्टमी को आते हैं समानतः से बड़े, लघु ज्वार आते बोलते हैं इनको। और जो पूर्णिमा और अमावस्या का दिन होता है, रात होती है, उसमें काफ़ी बड़े ज्वार आते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, यह बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। इसमें आपका विकल्प होगा सी। क्लियर? अगला प्रश्न है, कौन से देश विश्व के मानक समय जोन के पूर्व में स्थित हैं? ठीक है, आपके विकल्प हैं सेंट जॉन्स, टोरंटो, ब्यूनस आयर्स या बर्लिन। ठीक है, तो जर्मनी की बर्लिन जो है वो जो आपका मानक समय जोन है उसके पूर्व में स्थित है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए भूवैज्ञानिक काल को उनके समय अनुसार व्यवस्थित करें। तो यदि आपने इसको एक या दो बार भी देखा होगा तो आपको पता होगा सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है, कौन सा भूवैज्ञानिक काल शुरू होता है। सबसे पहले शुरू होता है सिलुरियन, ठीक है, उसके बाद होता है डोविनियन, फिर शुरू होता है आपका कार्बोनिफेरस और सबसे लास्ट में परमियन। ठीक है, तो आपका इसमें विकल्प ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। रेपिटी असंबद्धता, गुटन असंबद्धता, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लीजिए। कमर गुल, कमर्स का से हो गया कोनराड, ठीक है, माँ से मोहो, ठीक है, आर से रा से रेपिटी, गा गु गुटनबर्ग और ला से हो गई लेहमैन। अब इनको आप क्रम से लगा लीजिए, आप समझ जाएंगे। जो कोनराड होती है वो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट होती है उसके बीच में होती है। ठीक है, जो मोहो होती है वो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच होती है। रेपिटी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच होती है। गुटनबर्ग निचले मेंटल और बाहकोर के बीच होती है। आप ये कमर गोल याद रखेंगे तो आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसमें कौन सा वाला आपका विकल्प सही है? तीनों सही है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है। एक ओर दे रखे हैं पर्वत और दूसरे ओर दे रखे हैं देश। सॉल्ट रेन पाकिस्तान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रॉक सॉल्ट का भारत बड़ा उपभोक्ता है और सारा
रॉक सॉल्ट कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। पोपोकैपिटल कहाँ पर है? कनाडा पर है। यहीं गड़बड़ हो गया। पोपोकैपिटल कहाँ पर है? मैक्सिको में है। याद रखेंगे यह कहाँ है? मैक्सिको में है। माउंट रेनियर और सस्ता ये दोनों कहाँ पर हैं? अमेरिका में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साथ में याद रखिएगा जो ब्लैक फॉरेस्ट है आपका वो जर्मनी में है, जबकि ब्लैक हिल्स अमेरिका में है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, दी गई पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करें। सिंगलिंग, जुरा पर्वत, हिंदुकुश और काकेकस, इन्हें हमें पश्चिम से पूर्व क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है आपका? जुरा पर्वत। कहाँ पर है ये? स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा काकेकस श्रेणी। ठीक है। उसके बाद आएंगी आपकी हिंदुकुश, जो कहाँ पड़ेंगी? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर। उसके बाद आएंगी सिंगलिंग श्रेणी। क्लियर? तो यानी आपका हो गया इसमें कौन सा वाला विकल्प? सी सही हो गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, संधि किसको जोड़ती है? अभी हाल में इसको हमने क्विज में भी कराया था। तो करीमाता या करीमाटा संधि किसको जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर को जावा सागर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसकी एक बार एटलस में उपस्थिति भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करें। तो आपको झीलों को पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पूर्व में कौन सी झील है? बालकस झील सबसे पूर्व में है। उसके बाद आती है आपकी लडोगा झील। ठीक है। और लडोगा झील के बाद कौन सी आती है? ग्रेट स्लेव झील। क्लियर हो गया? सबसे पहले है आपकी, सबसे पूर्व में आएगी बालकस, बालकस के बाद लडोगा, लडोगा के बाद ग्रेट स्लेव, और बालकस से भी पूर्व में है बैकाल लेक। यानी ये कहाँ है? रसिया में है, आप तो जानते हैं। और ये हम पश्चिम में पहुँचते पहुँचते ग्रेट स्लेव कहाँ पहुँच गए? कनाडा पहुँच गए। और यहाँ पर बैकाल ये कहाँ पर है? रसिया में है। तो यानी सबसे पूर्व में कौन सी हो गई? बैकाल लेक हो गई। तो इसमें 2 किस वाले विकल्प में है? ए में है। तो ये वाला आपका सही हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। आपको बांध दिए गए हैं, दूसरी बार किस नदी पर बने हुए हैं? दूसरी तरफ ये दिया हुआ है। करीबा बांध किस नदी पर बना है? कई बार पूछा गया, आप जानते हैं ये बना है जाम्बेजी नदी पर। जबकि जो कैंजी बांध है ये बना है नाइजर पर। ठीक है। यानी पहला और दूसरा इसमें सुमेलित नहीं है। जो आपका अकुसाम्बो बांध है ये बोल्टा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही है? 3 वाला, केवल 3 विकल्प भी सही होगा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खाड़ी को अवस्थिति बाल्टिक सागर में नहीं है? आपको बताना कि कौन सी खाड़ी है जो बाल्टिक सागर में स्थित नहीं है। तो आप जानते हैं जो ये है लॉयंस की खाड़ी, ये कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है। और ये भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर से सटी हुई खाड़ी है लॉयन की खाड़ी। आप देखेंगे फ्रांस देश के पास, तो यह आपको मिल जाएगी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक बार आपको दे रखे हैं एक साइड औद्योगिक क्षेत्र, तो दूसरी तरफ दे रखे हैं देश। जो बिलबाओ क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, ये स्पेन में है, बिल्कुल सही है। मिलान इटली में है, यह तो बिल्कुल सही है, कई बार पूछा गया, आपको आता भी होगा। बात करते हैं वेस्ट राइडिंग क्षेत्र की, तो ये कहाँ पे है? यह यूक्रेन में नहीं है, यह कहाँ है? इंग्लैंड का औद्योगिक क्षेत्र है वेस्ट राइडिंग क्षेत्र। याद रखेंगे। तो इसमें आपका सी वाला सुमेलित नहीं है। जबकि जो गोटेवर्ग है औद्योगिक क्षेत्र, ये कहाँ है? स्वीडन में है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेंसर की खाड़ी किस देश में स्थित है? ये तो सभी ने कर लिया होगा, कई बार पूछा गया है। स्पेंसर की खाड़ी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। सी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व के दिए गए राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है। यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में आप व्यवस्थित करेंगे इन राज्यों को। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा पड़ता है? नागालैंड पड़ेगा। उसके बाद कौन सा पड़ेगा? मणिपुर पड़ेगा। और सबसे नीचे पड़ता है आपका मिजोरम, त्रिपुरा के पास। क्लियर हो गया? तो आपका इसमें बी सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक और राज्य दे रखे हैं, दूसरी ओर दे रखे हैं उनके सीमावर्ती राज्य। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो आप जानते हैं सिक्किम का सीमावर्ती राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। याद रखेंगे। ठीक है। इसमें आपका कौन सा सुमेलित है? बी और सी सुमेलित है, यानी
आपका इसमें विकल्प हो गया डी। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में दिए गए विकल्पों पर विचार करें। पूर्वी घाट पर्वत कैलिडोनियन युग के बने हुए हैं, विंध्याचल एवं सतपुड़ा अल्पाइन युग में बने हुए। आपको बताना है इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो पहले बात करते हैं, जो पूर्वी घाट पर्वत हैं वह कैलिडोनियन युग में बने हुए हैं, बिल्कुल सही है। बात करते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा की, इनका निर्माण हुआ था हर्षिनियन युग में। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो इसमें कौन सा असत्य है, केवल 2। ठीक है, ये मोरदार पर्वत हैं होने के बावजूद भी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत को भ्रंशित पर्वत भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर व्यवस्थापित करें। ठीक है, आपको इसको व्यवस्थित करना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप जानते हैं सबसे पश्चिम में कौन सी श्रेणी है। तो इनके साथ ही हम कुछ और जो आपकी पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पश्चिम में पड़ती है धौलागिरी, उसके बाद है आपका अन्नपूर्णा, फिर पड़ती है माउंट एवरेस्ट, फिर पड़ता है आपका मकालू और फिर पड़ता है आपका कंचनजंगा। ठीक है, याद रखना है। और इसके पहले पड़ता है आपका कौन सा, नंदा देवी। ठीक है, तो एक क्रम याद कर लीजिए, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और बीच में कोई रह गया, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू और मकालू के बाद आपका आ गया कंचनजंगा। क्लियर, यानी कि कौन सा इसमें सही होगा, ये पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित है ऑलरेडी, तो आपका ए इसमें बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस हिमनद की अवस्थिति काराकोरम श्रेणी में नहीं है। सियाचिन, हिस्पारा, बियाफो या मिलाम की। तो सियाचिन, हिस्पारा, बियाफो ये तीनों हिमनद की अवस्थिति है काराकोरम श्रेणी में, किसकी नहीं है, मिलाम की नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी घाटी उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। दून घाटी, मालना घाटी, धर्मा घाटी या जोहार घाटी। तो जो आपकी मालना घाटी है यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। तो आपकी दून, धर्मा और जोहार घाटी ये उत्तराखंड में मिलेंगी। मालना घाटी कहाँ मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर गौर करें। एक और दे रखा है आपको दोआब क्षेत्र, दूसरी तरफ उनका नदी क्षेत्र दे रखा है। बिस्ट दोआब है वह किसके बीच पड़ता है, ब्यास और सतलज के बीच में, बिल्कुल सही है। बारी दोआब पड़ता है ब्यास और रावी के बीच में, जबकि जो रचना दोआब है वह पड़ता है रावी और चिनाब के बीच में। ठीक है, रचना देखिए इसी में इसका ट्रिक छुपा हुआ है, रा से रावी, चा से चिनाब। तो रचना दोआब किसके बीच में पड़ेगा, रावी और चिनाब के बीच में। क्लियर हो गया, तो ये वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, इसमें सी आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। मंजरा, घटप्रभा, इंद्रावती, कोयना, उपयुक्त में से कौन कौन सी नदी गोदावरी की सहायक है। तो कौन कौन सी नहीं है, यदि आपको ये भी पता है तो भी आप उत्तर कर लेंगे। आप जानते हैं घटप्रभा और दूसरी नदी कोयना, ये किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है कृष्णा की। ठीक है, कौन सी बची, मंजरा और इंद्रावती, यह नदी सहायक है किसकी, गोदावरी की। तो पहला और चौथा ये किसी भी विकल्प में नहीं दिख रहा है, नहीं, पहला और मंजरा और इंद्रावती, पहला और तीसरा विकल्प बी सही होगा। ठीक है, जबकि घटप्रभा और कोयना ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तिरकपाड़ा व बारोज बांध किस नदी पर बना हुआ है। तिरकपाड़ा और बारोज बांध बना हुआ है महानदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। भारतपुझा, पेरियार, बैतरणी, पेन्नार, कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। आपको बताना है कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो इसमें से भारतपुझा और पेरियार ये बहती हैं पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, जिस ओर नर्मदा और तापी बहती हैं, जबकि बैतरणी और पेन्नार बहती हैं किस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। क्लियर, तो इसमें आपका सही हो गया पहला वाला विकल्प ए। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, एक और दे रखा है आपको बाघ रिजर्व, दूसरी तरफ दे रखे हैं राज, कवल महाराष्ट्र में, नागरहोल कर्नाटक में। अगला है तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में, वाल्मीकि बिहार में। तो आपको बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप जानते हैं ये भी हमने टेस्ट में भी क्विज में कराया था, जो कवल बाघ रिजर्व है ये महाराष्ट्र में ना होकर के कहाँ है, तेलंगाना में है, जबकि जो अन्य तीन दिए हुए हैं वे सब सुमेलित हैं। नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में है। हाल ही में यहाँ पर
आग लग गई थी, जिसके कारण ये चर्चा में आ गया था। तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है, जबकि आपका जो वाल्मीकि है यह बिहार में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो पंजाब राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइट समझौता 1973 में हुआ था। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान असम में है, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो साइट समझौता था यह 1973 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ बना हुआ है? असम में बना हुआ है, यह भी सही है। क्लियर? तो यानी आपके दोनों इसमें सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? एक और दे रखी है राशियां, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। दूसरा और दे रखे उनसे संबंधित मात्रक। कोणीय वेग, न्यूटन सेकेंड, विद्युत आवेश एम्पियर, विभवांतर वाट और पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो जो आपका विकल्प डी है बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन पर मीटर। देखिए क्या होता है, किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी सरफेस पर कितना ज़्यादा बल लगाकर तनाव उत्पन्न किया जाता है, वह होता है पृष्ठ तनाव। तो क्या हो गया, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, और एरिया का होता है मीटर, ठीक है। तो हो गया न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का। बात करें विभवांतर, तो विभवांतर का क्या होता है? वाट नहीं बल्कि वोल्ट होता है। और विद्युत आवेश का क्या होता है? जूल पर कूलाम, ठीक है, वोल्ट होता है। और कोणीय वेग का क्या होता है? 1/सेकेंड, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राशियों पर विचार करें। वेग, चाल, द्रव्यमान, दूरी, कौन सी राशि इसमें या राशियां सदिश हैं? आपको बताना है कि कौन सी राशि में दिशा के साथ साथ परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, आपको बताना है, क्योंकि वही राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां, ठीक है। तो ये तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। सदिश राशियों में वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, ये सब आता है। अदिश राशियों में आता है जिनकी क्या होती है? परिमाण तो होता है लेकिन उनकी कोई दिशा नहीं होती। समय की क्या दिशा हो सकती है? चाल की कोई दिशा नहीं होती, द्रव्यमान की भी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। तो चाल, द्रव्यमान और दूरी, इनकी कोई दिशा नहीं होती, केवल इसमें ए सही होगा, वेग की दिशा होती है, ठीक है। किस ओर वेग है ये दिशा को बताता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें। जब वस्तु विरामावस्था से चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। दूसरा, जब वस्तु समान वेग से गतिमान होती है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। आप खुद बताइए त्वरण क्या होता है? ये क्लास 8 में आपने खूब पढ़ा होगा। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। तो अगर वेग समान रहेगा तो यानी कि वेग की दर में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण तो क्या होगा? 0 होगा। तो अधिकतम तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो गया? 2 वाला हो गया। जबकि जो पहला है, जब वस्तु विरामावस्था चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, धीरे धीरे वह क्या करेगी? वेग को प्राप्त करेगी, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सही हो गया? विकल्प बी सही हो गया, केवल 2। अगला प्रश्न है, श्यानता का गुण किसमें नहीं पाया जाता है? द्रव, ठोस, गैस। आपको बताना है कि इसमें श्यानता का गुण किसके अंतर्गत नहीं होता है। तो श्यानता किसके अंदर नहीं पाई जाएगी? ठोस के अंदर नहीं पाई जाएगी, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, उसे फ़ारेनहाइट में परिवर्तित किया जाए तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? आपको बताना है कि यह कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं, हालांकि ये कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आपने वो फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, मुझे सही से याद नहीं है, -32/5 कुछ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। एस्किमो के घरों की दीवार बर्फ से चालन प्रक्रिया से गर्म रहती है। रेगिस्तान में दिन गर्म और रातें ठंडी संवहन प्रक्रिया के कारण होती हैं। तो जो पहला वाला आपका कथन है वो बिल्कुल सही है। एस्किमो के जो घर होते हैं, जो बर्फ़ से घर बनाते हैं, तो लगता है कैसे ठंडी, उनको ठंडी नहीं लगती होगी बर्फ़ से बने घर में, लेकिन वहाँ पर होती है चालन प्रक्रिया। और क्या रहती हैं वो, उसके अंदर का जो जब एस्किमो जब इग्लू बना लेते हैं, उसको इग्लू बोलते हैं बर्फ़ के घर को, और ये दीवारें बर्फ़ की मोटी मोटी होती हैं, ठीक है। तो जो अंदर की गर्मी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर की ठंडी अंदर नहीं पहुंच पाती है। इसके कारण यहाँ पर एक रहने लायक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ की कंडीशन बाहर के कंपैरिजन में गर्म होती है। तो पहला वाला तो सही है।
जो दूसरा वाला है कि जो रेगिस्तान में दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं, यहाँ तक तो बात सही है, आप भी जानते हैं। लेकिन ये किसके कारण होता है? ये संवहन के कारण नहीं होता, बल्कि होता है विकिरण के कारण। ठीक है, विकिरण क्या होता है? धीरे धीरे ऊष्मा का निश्चित होना, ऊष्मा का निकल जाना। ठीक है, तो जो बालू जो होती है वह दिन भर तो गर्म होती है, तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होना शुरू होती है यह अपनी गर्मी को रिलीज़ कर देती है। ठीक है, और क्या होता है फिर? जो रातें होती हैं रेगिस्तान की वह बहुत ठंडी हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? केवल 2, विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में विचार करें। पहला क्या कह रहा है कथन? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हो। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो परावर्तन की 2 ही कंडीशन है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तभी क्या होगा? परावर्तित होंगी। क्लियर हो गया? तो इसमें आपके दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक ओर दे रखी शाखा, दूसरी ओर दे रखे हैं उनके जनक। आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही है। ये आपका पहला वाला जो है, यूनिटी से संबंधित साइंस से कौन रिलेटेड है? एडवर्ड जेनर ही रिलेटेड है। ठीक है, और जो फंगाई साइंस है, कवक विज्ञान हो से संबंधित हैं, माइकेली, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन है? ये गलत हो गया, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं हिप्पोक्रेट्स। कई बार पढ़ा होगा, इसकी भी क्विज कराई जा चुकी है। चिकित्सा साइंस या चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेट्स। और दूसरा है वर्ग की कार्लिनियस, यह बिल्कुल सही है, सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। इसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी। इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। तो पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है। ठीक है, सारा जो भोजन का दहन होता है अंतिम, वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और वहीं से ऊर्जा शरीर को जनरेट होती है। ठीक है, अंजनन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा योल्क प्लेटलेट्स का भी निर्माण किया जाता है। अब बात करें जिसमें दिया हुआ है, फिर ये अणुओं का यातायात प्रबंधन कौन करता है? कौन कहलाता है अणुओं का यातायात प्रबंधक? ये कहलाता है गोल्जी काय। ठीक है, तो आपका ये बी वाला तो गलत हो गया, ये 2 वाला सॉरी। जो पहला वाला है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी, यह सही है। तो इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा? केवल 1। ठीक है, आपका ये वाला कथन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए कथनों पर ध्यान दें। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सभी कवक पर्णहरित विहीन होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, बिल्कुल सही है। सभी कवक पर्णहरित विहीन होते, यानी सब में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल सही है। तभी ये सड़े गले ढेर के ऊपर उगते हैं या पेड़ों के ऊपर उगते हैं, जहाँ पर इनको भोजन ना बनाना पड़े, बल्कि जो सड़े गले पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो इसमें दोनों आपके सही होंगे, सी इसमें विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। दमा एस्परजिल्स प्यूगमिगेट्स के कारण होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस के कारण होता है। गंजापन होता है टीनिया कोपेटिस के कारण। दाद होता है क्रिप्टोकोकस पेडिस के कारण। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो आपका पहला दिया हुआ है दमा, ये होता है एस्परजिल्स प्यूगमिगेट्स के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। एथलीट फुट होता है आपका टीनिया पेडिस के कारण, जबकि जो गंजापन है यह होता है टीनिया कोपेटिस के कारण। और दाद जो होता है वो क्रिप्टोकोकस पेडिस के कारण नहीं होता है। दाद किसके कारण होता है? ये फंगस के कारण उत्पन्न होने वाला त्वचा रोग है। यह फफूंद माइक्रोस्पोरेन या ट्राकाफाइटान के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये किसके कारण होता है? फफूंद के कारण। फंगस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज किसने की? आपको बताना है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज की गई थी स्मिथ के द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंघाड़ा का कौन सा भाग खाने वाला होता है? तो कई बार आपने सिंघाड़ा खाया होगा, आप बताइए कौन सा भाग आप खाते हैं? सिंपल सी बात है, आप खाते हैं उसके बीज को, बीज पत्र को। क्लियर?
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पादप रोगों में कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है? आपके विकल्प हैं गन्ने का लालधारी रोग, गेहूं का काला कीट रोग, कपास का मिलानी रोग, आलू का अंगमारी रोग। ठीक है, तो पहली बात तो इन सारे रोगों को याद कर लीजिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि गन्ने में लालधारी रोग होता है, गेहूं में काला कीट होता है, कपास में मिलानी रोग होता है और आलू में होता है अंगमारी रोग। बस बताना है कि कवक के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। तो जो गन्ने का लालधारी रोग होता है वह किसके कारण, ये कवक के कारण नहीं होता बल्कि जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रक्त का दबाव जो सिराओं पर पड़ता है रक्तदाब कहलाता है। हेपेरिन को एंटी थ्रोम्बिन कहते हैं। सोते समय आरबी की संख्या कम हो जाती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो रक्तदाब क्या होता है, रक्त का दबाव जो सिराओं पे पड़ता है रक्तदाब होता है, नहीं। ठीक है, यह गलत है। जो दूसरा है आपका हेपेरिन क्या है, एंटी थ्रोम्बिन है, ये बिल्कुल सही है। हेपेरिन ही जैसे खून जब चोट लगती है तो खून अगर शरीर से बाहर निकलता है तुरंत जम जाता है, तो शरीर के अंदर भी जम जाना चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हमारे शरीर में पाया जाता है हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन शरीर के अंदर खून को नहीं जमने देता है। दूसरा, सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका कौन कौन सा सुमेलित है, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आनुवांशिक रोग में कर्ण पल्लव पर बड़े बड़े बाल उगाते हैं? कान पर, जो कान के ये निकले हुआ पार्ट जो कान का होता है, ठीक है, उसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। इस पे बड़े बड़े जो बाल उगते हैं, ठीक है, जो बूढ़े बूढ़े अंकल होंगे आपने अक्सर उनके कानों पे बाल देखे होंगे। ठीक है, लेकिन बाल सीमा से ज़्यादा बड़े हो जाएं, ठीक है, तो वो किस कारण होते हैं, उसमें कौन सा सिंड्रोम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको बताना है। ठीक है, ये जेनेटिक होता है। यदि किसी के बाबा को है तो बहुत हद तक चांस है कि उनके पिताजी को भी होगा और पिताजी के बाद वो खुद में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है आपको ये बताना है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइपर ट्राइकोसिस सिंड्रोम। ठीक है, हाइपर ट्राइकोसिस रिस्पॉन्सिबल है कर्ण पल्लव पर बड़े बड़े बाल उगने के लिए। अगला प्रश्न है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। टाइलिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, ये बिल्कुल सही है। आप जैसे ही कोई पदार्थ खाते हैं तो हल्का सा मीठा टेस्ट आता है, टाइलिन आपकी जीभ में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, तो ठीक है, तो यह मंड को नहीं बल्कि किसको, स्टार्च को बदलता है माल्टोज शर्करा में। याद रखेंगे, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में विघटित करता है, यह गलत है। ठीक है, माल्टोज ग्लूकोज को शर्करा में विघटित नहीं करता है, तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? आपको बताना है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है। तो 1:2:1 का रेशियो होता है बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाशीमोटो रोग मनुष्य में किस लवण की अत्यधिक कमी से होता है? आपको बताना है हाशीमोटो रोग जो मनुष्य में हो जाता है वह किसकी अत्यधिक कमी के कारण होता है? हाशीमोटो रोग या होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो आयोडीन युक्त नमक आता है उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक ओर दे रखा है रोग और दूसरी ओर दिया है उनसे प्रभावित होने वाले अंग। निमोनिया से प्रभावित होता है फेफड़ा, बिल्कुल सही है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। दूसरा है डिफ्थीरिया से आपका तंत्र अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, नर्वस सिस्टम इससे अफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये नाक और जो गला होता है ये गंभीर संक्रमण का शिकार हो जाता है डिफ्थीरिया में। ठीक है, इसके लिए डीपीटी का एक टीका लगता है, ठीक है, वो लगवा सकते हैं। और जो आप जानते हैं जो मेनिंजाइटिस है ये क्या है, लीवर से संबंधित रोग है। ठीक है, ये गलत है, ये किससे संबंधित है, मेनिंजाइटिस आपने पढ़ा होगा, ये मस्तिष्क का रोग है। ठीक है, मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है, मस्तिष्क से, तो ये वाला भी सुमेलित नहीं है और तंत्रिका तंत्र वाला भी सुमेलित नहीं है, केवल सुमेलित है आपका ये निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सोना AU, ठीक है, चांदी AR, तांबा CU, सोडियम Na। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो ये जो पहला वाला है सोने का संकेतक Au होता है, बिल्कुल सही है। चांदी का होता है Ag, याद रखिएगा। तांबे का Cu होता है, सोडियम का Na होता है, तभी नमक को कहा जाता है NaCl, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? आपको बताना है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7, ठीक है। 7 से नीचे अगर किसी लिक्विड का pH चला गया तो कितना, वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है उसकी प्रॉपर्टीज। और यदि 7 के ऊपर है, 7 से लेके 14 के बीच में है, तो वो होती है, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है बेसिक, यानी क्षारीय गुण होते हैं, ठीक है। और 7 से कम होगा तो अम्लीय गुण होंगे, एसिडिक गुण होंगे। अगला प्रश्न है, कांच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, कांच के निश्चित गलनांक होता है, कांच यौगिक नहीं है, मिश्रण है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, कांच एक मिश्रण है, ठीक है, इसके लिए इसका निश्चित गलनांक नहीं होता है। क्लियर हो गया, इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, ठीक है। यह क्या है, यौगिक नहीं है, बल्कि क्या है, मिश्रण है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका, और इसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, तो इसमें केवल एक आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, कैलामाइन व जिंकाइट जिस धातु के अयस्क हैं, आपको बताना है कि किस धातु के अयस्क हैं कैलामाइन और जिंकाइट। ये किसके हैं, जस्ता के, नाम से ही पता चल रहा होगा जिंकाइट से। अगला है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है वैसे, CuSO4, ठीक है। आपको बताना है कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, सिंपल सा, इसको जाना जाता है नीला थोथा के नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है? तो सहारनपुर 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। एटलस निकालिएगा, देखिएगा कौन से हैं वे राज्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर करें। उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल है वो 24,0928 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 मीटर है। उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। आप बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश संबंधित है, आप स्वयं कर लेंगे, इसको स्वयं करिएगा, ये बहुत आसान है, इसको आप 1-2 तो खुद करिए। अगला है, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड है। किस जिले से होता है उसका बेतवा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश? तो ये ललितपुर से इसका प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में। और हमीरपुर नामक एक जिला पड़ता है बुंदेलखंड में, ये वहाँ पर मिल जाती है यमुना नदी से, ठीक है, सॉरी केन से मिल जाती है, उसके बाद केन बेतवा, बाद में यमुना से मिल जाती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमीरपुर में केन बेतवा मिल जाती हैं आपस में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बेतवा नदी प्रवेश करती है? तो ललितपुर जिले से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह भी कई बार पूछा गया है, तो 1998 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन्यजीव विहारों का पर विचार करें। सुहागी वर्बा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है, कछुआ वन्यजीव विहार बनारस में है। इसमें से कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है। तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, ठीक है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, विकल्प डी सही हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व भारत के जनघनत्व से कितना अधिक है? तो भारत का जनघनत्व कितना है, आप बताइए। भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर होगा इसमें, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कितना है, आप जानते हैं, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, कितना आंसर आएगा, शायद लगभग आएगा, ये देख लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से 447 आएगा, सी इसमें सही होना चाहिए। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता में कितना अंतर है? पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, 67.7%, ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 77.3%, ठीक है, 77.3%। स्त्री साक्षरता है 57.2%, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच कितना डिफरेंस हो गया, 20.1% का। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता 65.46% है। उत्तर प्रदेश में नगरीय साक्षरता 75.14% है।
आपको बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है। तो अभी हम कुल साक्षरता की तो बात कर ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7% और ग्रामीण साक्षरता है 65.46% और नगरीय साक्षरता है 75.14%। याद रखेंगे, यानी दोनों इसमें सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाएगी? आप बताइए। इसका उत्तर होगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न है कार्टेजेना प्रोटोकॉल के संदर्भ में विचार करें। यह जैव सुरक्षा समझौता है। दूसरा, इसे 2004 में बर्लिन में जैव विविधता सभा ने अंगीकृत किया था। तो आप जानते हैं इसको, कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है वो संबंधित है जैव विविधता से। ठीक है। दूसरा, इसे सन 2000 में, ठीक है, 2004 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा 2000 होगा। ठीक है। इसको बर्लिन में स्वीकार किया गया था जैव विविधता सभा के द्वारा। ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो गया? केवल पहला वाला सही है, जैव संरक्षण संबंधित है। ठीक है। जैव विविधता की जो इन खतरे हैं उसके व्यापार को लेके, उसके जो हैबिटेट में बदलाव आता है, उन सब से सुरक्षा के लिए ही किया गया है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो यह जैव सुरक्षा समझौता है। इसे 2000 में बर्लिन में जैव विविधता सभा ने अंगीकृत किया था। इसमें केवल एक सही है, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। इसमें से आपको असत्य कथन चुनना है। ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वह कैसा होगा? सदैव शाकाहारी होगा। ठीक है। जैसे घोड़ा हो गया, हिरन हो गई। ठीक है। ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं, घास फूस खाते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं हम। ठीक है। शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक में आते हैं। तो इसमें से आपका दूसरा वाला असत्य है और 20 में सही हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न है मत्स्य पालन व खनन क्रियाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो देखिए, जो मत्स्य पालन और खनन क्रियाएं ये सब आती हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। आपको बताना जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं उनके बारे में। इनकी स्थापना राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम से होती है। इनका ढांचा त्रिस्तरीय होता है। तो पहली बात, सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है। इतना बूता ही नहीं है विधानसभा के पास कि वह बैंकों को रेगुलेट कर पाए, नहीं कर सकती। ठीक है। एवं बैंकिंग विनियमन कानून है 1949 और बैंकिंग अधिनियम 1556 के तहत ये काम करती हैं। इनका ढांचा त्रिस्तरीय होता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें से सत्य कथन आपका केवल कौन सा होगा? 2 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में रूरल रीजनल बैंक्स होती हैं, उनके बारे में आपको विचार करना है विभिन्न कथनों के संबंध के हवाले से। इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। यह बिल्कुल सही है, कई बार पूछा गया, आपको ऑलरेडी ये पता होगा। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वाणिज्यिक बैंकों का योगदान होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल दोनों ही सही है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वाणिज्यिक बैंकों का योगदान होता है, क्योंकि जो ये रीजनल रूरल बैंक होती हैं ये छोटे छोटे गाँव में भी काम करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक क्या हो, हमेशा मुनाफे में रहे। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्ट प्रदान किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। तो इसमें आपका सी होगा। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम आरक्षित पद्धति किस वर्ष अपनाई गई थी? आपको बताना है रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम आरक्षित पद्धति किस वर्ष अपनाई गई थी? यह अपनाई गई थी 1956 में। क्लियर। अगला प्रश्न है एमएफएस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। यह सुविधा आरबीआई ने वर्ष 2000 में शुरू की थी। इसके तहत आरबीआई से 4 माह का ऋण लेते हैं। जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से क्या करते हैं? 4 माह का ऋण लेते हैं। तो पहले बात करें, ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसकी शुरुआत 2000 में नहीं बल्कि 2011 में की गई थी। और अगर ज़्यादा एक्यूरेटली बोले तो 2011-12 का जो सत्र था उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। बैंक इसके जरिए आरबीआई से जो वर्तमान दर है लगभग शायद 8.25 है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है। इस दर से कर्ज लेते हैं और ये केवल 1 दिन के लिए होता है। ठीक है।
आपको 24 घंटे के बाद इसको चुकाना होता है। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या हो गया, जो दूसरा वाला है और पहला वाला दोनों ही गलत हैं। तो इसमें ऐसे कौन सा होगा आपका, डी, कोई भी इसमें सही नहीं है, यानी असत्य ही पूछा है तो दोनों ही इसमें असत्य हैं। अगला है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बिस का मुख्यालय कहाँ है? तो बिस का मुख्यालय है बेजल में। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है, आपको ऑलरेडी इसका उत्तर आता होगा। अगला प्रश्न है, किस कमेटी ने 1992 में सिफारिश की थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, ये किसने कहा था कि जो बैंकों का नेशनलाइजेशन है वह नहीं करना चाहिए? ये प्रश्न आने के चांसेस इस बार हाईएस्ट हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यह किसने कहा था? नरसिम्हन राव समिति ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण की है, गांधीवादी योजना जवाहरलाल नेहरू की है, कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें से केवल आपका पहला वाला सुमेलित है। जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई थी सर्वोदय योजना। जो गांधीवादी योजना है ये 1944 में दी गई थी, किसके द्वारा? श्रीमन नारायण के द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा इसका उत्तर, बल्कि श्रीमन नारायण होगा। तो केवल एक सुमेलित है। तो ये है जो हमारा टेस्ट था, जो 7 मार्च को कंडक्ट कराया था। ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, उसका लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही यदि आप आगे और टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको रेगुलर उसका वीडियो मिलेगा, साथ में आपको PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, प्री में पास होने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप रोज प्रत्येक सब्जेक्ट को टारगेट बनाकर पढ़ें। ठीक है, साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर है, GS का कोई भी पेपर हो, आप उसको रोज सॉल्व करिए। ठीक है, रोज एक पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे आपका लाभ होगा। दूसरा, टेस्ट जरूर लगाएं। तो टेस्ट की आपको कहीं ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी चैनल के माध्यम से टेस्ट दीजिए और एग्जाम के पहले तक हम 10 टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ ऐसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।